फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं 1.4.2 जो कि है सोशल चेंज इन एजुकेशन। व्हाट इज़ एजुकेशन ब्लॉक का MES 11 अंडरस्टैंडिंग एजुकेशन का 1.4.2 जो कि फर्स्ट ब्लॉक व्हाट इज़ एजुकेशन है, पहला यूनिट है। तो सोशल चेंज और एजुकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले आ जाता है एजुकेशन कमीशन। एजुकेशन कमीशन का क्या रिकमेंडेशंस है? एजुकेशन कमीशन 1964-66 एजुकेशन कमीशन, जिसे कोठारी कमीशन के नाम से जाना जाता है, कोठारी कमीशन के नाम से जाना जाता है। तो कोठारी कमीशन का कहना ये था कि अगर हमें सोसाइटी में कोई ब्रॉड स्केल में चेंजेस लाने हैं, ग्रेट स्केल में अगर चेंजेस लाने हैं सोसाइटी में, किसमें? सोसाइटी में अगर हमें ग्रेट स्केल में चेंजेस लाने हैं, ग्रेट स्केल में अगर हमें चेंजेस लाने हैं तो इसका एकमात्र टूल है क्या? एजुकेशन। एक ही टूल है इसका जो है एजुकेशन। एजुकेशन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके ज़रिए हम एक ग्रेट स्केल में सोशल चेंजेस ला सकते हैं, सोशल इवल्स को ख़त्म कर सकते हैं। जो भी कुछ डिज़ायरेबल चेंजेस है उसे हम ला सकते हैं, किसके थ्रू? एजुकेशन के थ्रू। और वो भी एक नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन होना चाहिए, एक नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन होना चाहिए, नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन होना चाहिए जैसे कि इंडिया में है। तो एक नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन के ज़रिए हमारी सोसाइटी में हम एक बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं, ये मानना है किसका? एजुकेशन कमीशन, कोठारी कमीशन का, जो कि DS कोठारी चेयर करते थे। फिर हम देखते हैं कि सोसाइटी किस तरह से एजुकेशन के थ्रू एक इंडिविजुअल में चेंजेस लाता है। तो एजुकेशन के थ्रू सोसाइटी में जो इंडिविजुअल है, सोसाइटी में जो इंडिविजुअल है, हर एक इंडिविजुअल का जो इनर कैपेबिलिटी है, इनर कैपेबिलिटीज या फिर हम इनेट पोटेंशियल्स बोल सकते हैं, इनेट पोटेंशियल्स बोल सकते हैं, उसे चेंज करने का कैपेसिटी किसके अंदर है? सोसाइटी के अंदर है, सोसाइटी के अंदर है, जिसे कि इम्प्रूव करता है। कौन इम्प्रूव करता है? एजुकेशन इम्प्रूव करता है, एजुकेशन इम्प्रूव करता है इनेट कैपेबिलिटीज को, इनेट पोटेंशियल्स को। और जो एजुकेशन है उसके थ्रू में सोसाइटी क्या करता है? हर एक इंडिविजुअल के बॉडी में हार्मनी क्रिएट कर सकता है, उसके माइंड को शेप कर सकता है, पर्सनालिटी को इमर्ज कर सकता है। तो एजुकेशन के ज़रिए सोसाइटी हमारे बॉडी में हार्मनी लाता है, माइंड को अपने शेप करता है और पर्सनालिटी को भी इमर्ज करता है। इससे क्या होता है ना, ये जो तीनों चीज़ें हमने देखी, हार्मनी, शेप, माइंड का शेप करना और पर्सनालिटी का इमर्ज होना, इससे क्या होता है? सोसाइटी में एक सोशल ऑर्डर आता है, सोसाइटी में जो भी सारे चेंजेस हो रहे हैं उसके बाद हमने पहले भी पढ़ रखा है 3 एलिमेंट्स के बारे में। पहले तो है चेंजेस, उसके बाद चेंजेस होने के बाद हम उसे क्या करते हैं? एडाप्ट करते हैं, एडाप्ट करने के बाद क्या होता है? सर्वाइव कर पाते हैं, सर्वाइव करने के बाद हम स्टेबल हो पाते हैं, राइट। तो यहाँ पर इस केस में भी यही होता है कि सोसाइटी में एक सोशल ऑर्डर आता है, माइंड को शेप करने के बाद और पर्सनालिटी इमर्ज होने के बाद हर एक इंडिविजुअल में, तो सोसाइटल एक ऑर्डर क्रिएट होता है। इस सोसाइटल ऑर्डर को मेंटेन कौन करता है? ह्यूमन बीइंग्स मेंटेन करते हैं, जिसे हम यहाँ पर इंडिविजुअल बोल रहे हैं। हर एक इंडिविजुअल अपने एक्सपीरियंस से जो ये सोशल ऑर्डर था उसमें चेंजेस लाते हैं जो कि डिज़ायरेबल होना चाहिए, तो ये एक बिल्कुल साइक्लिक प्रोसेस है। पहले तो सोसाइटी में चेंजेस क्रिएट होते हैं, उसके बाद
जो माइंड का शेप हुआ था एक इंडिविजुअल का, वो हर एक इंडिविजुअल के बीच में होता है। हर एक इंडिविजुअल का जो माइंड का शेप हुआ, पर्सनालिटी डेवलप हुआ, उसके बाद एक सोशल ऑर्डर आया। सोशल ऑर्डर जो भी था, डिज़ायरेबल था, अनडिज़ायरेबल था, वो सोशल ऑर्डर को हर एक इंडिविजुअल जो है अपनी एक्सपीरियंस के हिसाब से उसे मोल्ड करेंगे। ठीक है, सोसाइटी में इतना दम होता है कि वो हर एक इंडिविजुअल के अंदर जो कैपेबिलिटीज है उसे मोल्ड कर सकता है, और तब तक मोल्ड कर सकता है टू दैट एक्सटेंट जब तक वो हो सके चेंज। तो ये एक बात हुई। फिर हम देखते हैं, अगर सोशल चेंज की बात किया जाए, सोशल चेंज की अगर हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो सोशल चेंज हो रहा है, इकोनॉमिक चेंज के बारे में भी हमें देखना पड़ेगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं, जो भी सोशल चेंजेस हो रहे हैं उसके साथ साथ अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हुआ तो वो डिजायरेबल सोशल चेंज थोड़ा कम हो सकता है। सोशल चेंज तो हो सकता है, पर अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हुआ, प्रॉस्पर नहीं कर पाएगा एक नेशन, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हिसाब से ही हमारा जो मोबिलिटी होता है, हमारा मोबिलिटी इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर डिपेंड करता है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर ना हो तो सोशल मोबिलिटी होना बहुत मुश्किल है, जो कि हो भी नहीं सकता। फिर जो सोशल ऑर्डर है उसमें जो चेंजेस आते हैं वो क्या होता है, अनकॉन्शियसली हम एक्वायर कर लेते हैं। अनकॉन्शियसली हम एक्वायर करते हैं, ठीक, अनकॉन्शियसली एक्वायर करते हैं। धीरे धीरे वो चीज़ ज़्यादा देर तक अनकॉन्शियसली नहीं रहता, वो चीज़ धीरे धीरे हमारे कॉन्शियस दिमाग में घुस जाता है। कॉन्शियसली हम हर एक चीज़ को परसीव करने लगते हैं, कॉन्शियसली हम हर एक चीज़ को सोचने लगते हैं, समझने लगते हैं। उसके बाद हम कोई भी डिज़ायरेबल चेंज करने के लिए स्टेप लेते हैं। ठीक, तो सोसाइटी में चेंजेस को कंजर्व करने की या फिर उसे मोल्ड करने की कैपेबिलिटी है, एजुकेशन में है। एजुकेशन में ये कैपेबिलिटी है कि वो किस तरह से सोशल चेंज को कंजर्व करे या फिर प्रोग्रेस करे। टू फोल्ड पाथ को ये फॉलो करता है, टू फोल्ड पाथ को ये फॉलो करता है। किसके लिए, सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। एजुकेशन सोशल ऑर्डर को मेंटेन के लिए टू फोल्ड पाथ का इस्तेमाल करता है। पहला तो एक है कंजर्वेटिज्म, ठीक, कंजर्वेटिज्म। दूसरा है प्रोग्रेसिविज्म। तो कंजर्वेटिज्म के जरिए एजुकेशन ये करता है कि हमें ये समझ देता है कि किस चीज़ को हम कंजर्व करें, किस चीज़ को हमें कंजर्व नहीं करना चाहिए। कंजर्वेटिव माइंड एक क्रिएट करता है, किस चीज़ को हम, कौन से कल्चर को, कौन से सोशल हैबिट को हमारे कमिटमेंट के ज़रिए हम किस चीज़ को कंजर्व करना चाहते हैं और अपनी नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसमिट करना चाहते हैं। ये चीज़ हमें कंजर्वेटिज्म बताता है। वैसे प्रोग्रेसिविज्म क्या बताता है, प्रोग्रेसिविज्म सपोर्ट करता है किसे, सपोर्ट्स सोशल चेंज, डिजायरेबल चेंज। जो भी कुछ डिजायरेबल चेंजेस लाना है उसे अगर हम देखें तो ये किसके अंदर आ जाएगा, प्रोग्रेसिविज्म के अंदर आ जाएगा। तो ये जो टू फोल्ड पाथ है, एजुकेशन इसी को फॉलो करता है। किसके लिए, सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, एक सही हिसाब से सोशल ऑर्डर को मेंटेन करता है और क्या क्या चेंजेस उसमें लाने हैं इसके बारे में वो देखता है। तो अगर ये चीज़ ना हो, सोशल ऑर्डर अगर मेंटेन ना हो, तो एंशियंट टाइम में ये बिल्कुल होता था कि एंशियंट टाइम में क्या, एजुकेशन सिर्फ यही चीज़ कर पाता था कि कंजर्वेटिज्म ये क्रिएट कर पाता था, कंजर्वेटिज्म ये क्रिएट करता था, ऑर्थोडॉक्सी ये क्रिएट करता था। एक इंडिविजुअल के दिमाग में जो है ओपिनियन जो है ये इम्पैक्ट डालता था हर एक चीज़ पर, हर एक चेंजेस पर, और वही ट्रांसमिट करता जाता था अपनी नेक्स्ट जनरेशन को। इसी के वजह से जो कंजर्वेटिज्म है, ऑर्थोडॉक्सी है, ये क्रिएट करते थे सोशल डीजेनरेटिविटी ये क्रिएट करते थे। ये स्टैग्नेंट करने की भी कोशिश करते थे। स्टैग्नेंट भी हो सकता था सोसाइटी, स्टैग्नेंट भी हो सकता था ये कंजर्वेटिज्म और ऑर्थोडॉक्सी के माध्यम से। तो अगर हम ब्रिटिश पीरियड की बात करें, ब्रिटिश पीरियड में क्या हुआ, ब्रिटिश पीरियड में
ब्रिटिश पीरियड में एजुकेशन जो था, एजुकेशन इंग्लिश मीडियम में होने लगा, इंग्लिश मीडियम में होने लगा। तो इंग्लिश मीडियम के हो जाने के बाद हमारे जो इंडिया के लोग थे, कहीं ना कहीं उन्हें अपने ही सिस्टम के थ्रू, अपने ही सिस्टम के तरफ, अपने ही वे ऑफ लाइफ, वे ऑफ लिविंग, अपनी ही आउटफिट्स, अपनी जो ट्रेडिशंस है उसके ऊपर एक फ्रस्ट्रेशंस आने लगे। फ्रस्ट्रेशन आने के बाद वो बिल्कुल वेस्टर्नाइज होने लगे, धीरे धीरे वेस्टर्नाइज होने लगे, धीरे धीरे वेस्टर्नाइज होने लगे। तो ये सब क्या एक अनकॉन्शियसली हो गया, धीरे धीरे ये एक्वायर हमने कर लिया, धीरे धीरे एक्वायर हमने कर लिया। कुछ लोग थे जो कि कॉन्शियसली सोशल चेंजेस लाने की कोशिश करते थे, जैसे कि राम मोहन रॉय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद विवेकानंद, फिर महात्मा गांधी। ये बहुत एनलाइटेंड लोग थे और इन्होंने कॉन्शियसली सोशल चेंजेस करने की कोशिश की, कॉन्शियसली सोशल चेंजेस लाने की इन्होंने कोशिश की थी, कॉन्शियसली सोशल चेंजेस लाने में कोशिश की थी। महात्मा गांधी का बेसिक एजुकेशन जो था, बेसिक एजुकेशन उन्होंने लाया था। बेसिक एजुकेशन क्या था? बेसिक एजुकेशन में अपनी जो बेसिक एजुकेशन का जो थियरी उन्होंने दिया, फिलोसफी उन्होंने दिया, उन्होंने फील किया एक अनप्रोडक्टिवनेस, उन्होंने फील किया अनप्रोडक्टिविटी उन्होंने फील किया हमारे जो एजुकेशनल सिस्टम में, हमारे जो एजुकेशनल सिस्टम है इसमें उन्होंने एक अनप्रोडक्टिविटी फील किया। क्योंकि बच्चे थियरीज तो सीखते थे, प्रैक्टिकल कैसे करना ये नहीं पता, रियल लाइफ में कैसे हम यूज़ करें, एजुकेशन किसे कहते हैं, जिससे हम जिस नॉलेज को हम रियल लाइफ में यूज़ कर सके उसे हम एजुकेशन बोलते हैं। तो रियल लाइफ में अगर किसी भी लर्निंग को, किसी भी चीज़ को हम यूज़ नहीं कर पा रहे तो वो एजुकेशन किसी काम का नहीं होता, ये मानना था महात्मा गांधी जी का। तो महात्मा गांधी ने जो अनप्रोडक्टिविटी के बारे में बताई, उससे क्रिएट हुआ स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम। स्किल डेवलपमेंट, पूरा जो इनर पोटेंशियलिटीज है, डेवलपमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट, ठीक है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट यानी कि हर एक एस्पेक्ट, हर एक डोमेन, एक इंसान के अंदर जो भी कुछ डोमेन है, हर एक डोमेन को, डोमेन्स के बारे में हमने सीडीपी में भी पढ़ रखा है, किस तरह से क्या क्या एस्पेक्ट्स होते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट का। तो हर एक डेवलपमेंट को प्रॉस्पर करने के लिए उन्होंने बेसिक एजुकेशन का थियरी दिया, या फिर हम फिलॉसफी बोल सकते हैं, जिसमें कि उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी, स्किल डेवलपमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने इम्पोर्टेंस दिया। तो अगर फिर से हम एजुकेशन कमीशन के बारे में बात करें, फिर से हम अगर एजुकेशन कमीशन की बात करें तो एजुकेशन कमीशन ये कहता है कि अगर हर एक इंडिविजुअल को हम इक्वल मानते हैं, हर एक इंडिविजुअल को हम इक्वल मानते हैं, इक्वल इम्पोर्टेंस देते हैं, तो उन्हें इक्वल राइट्स और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ भी दी जानी चाहिए, इक्वल राइट्स और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलनी चाहिए। तो ये बोलते हैं कि हमें जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, एजुकेशन उन्हें ऑफर करना चाहिए, जिसकी वजह से कि वो अपना जो कंडीशन है उसे ठीक कर सके, अपना जो कंडीशन को वो कुछ इम्प्रूव कर सके। एजुकेशन को हमें उन्हें ऑफर करना चाहिए, जिससे कि क्या होगा, मोबिलिटी होगी, सोशल मोबिलिटी होगी, धीरे धीरे पूरा जो नेशन है वो धीरे धीरे प्रॉस्पर करने लगेगा, डेवलप करने लगेगा। अगर हर एक चीज़ को हम पकड़ करके इम्प्रूव करने की कोशिश करते जाए तो ज़रूर हमारा नेशन भी डेवलप करता है। तो इसी के ज़रिए हमारी सोशल मोबिलिटी भी हो सकती है, एजुकेशन के ज़रिए सोशल मोबिलिटी हो सकती है। अगर हम बैकवर्ड क्लासेस को मोबिलाइज करते चले तो धीरे धीरे हमारा नेशन भी प्रॉस्पर करता चलता है। तो सोशल मोबिलिटी दो तरह के होते हैं, एक है वर्टिकल मोबिलिटी, दूसरा है हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी। तो हॉरिजॉन्टल यानी कि इस तरह से, हॉरिजॉन्टल मैं सपोज मैं एक स्कूल में हूँ, मैं फिर से एक स्कूल में चली गई, सिमिलर ही सैलरी है, सिमिलर इमोल्यूमेंट्स है, सिमिलर ही लाइफस्टाइल रहा, बिल्कुल सब कुछ सिमिलर रहा, तो इसे हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल। पर वर्टिकल किसे बोलेंगे?
स्कूल टीचर थी, उसके बाद मैंने क्या किया, कुछ और हायर एजुकेशन हमने एक्वायर की, उसके बाद सपोज हमने प्रोफेसर का पोजीशन पा लिया, तो स्कूल टीचर से प्रोफेसर तक गए हम, इमोल्यूमेंट्स चेंज हुए, पोजीशन चेंज हुई, तो इसके बाद हम इसे बोलेंगे वर्टिकल मोबिलिटी। तो धीरे धीरे हमारी सोसाइटी में भी वर्टिकल मोबिलिटी होना शुरू हो जाता है जब हम बैकवर्ड क्लासेस को भी इम्पोर्टेंस देना शुरू कर देते हैं। तो जो बैकवर्ड क्लासेस है वो अपनी ही फैमिली में जो सारे एस्क्राइब्ड ऑक्यूपेशंस है उसे ही कवर करने की कोशिश करते हैं। ऑक्यूपेशंस है जो एस्क्राइब्ड ऑक्यूपेशन, यानी कि उनके फादर जो करते थे वो भी वही करते हैं, उनके फादर जो करेंगे उसका बच्चा भी वही करेगा, तो ये एक एस्क्राइब्ड ऑक्यूपेशन है। अगर हम सोशल मोबिलिटी के बारे में ध्यान दें, एजुकेशन को एक टूल बनाए मोबिलिटी के लिए, मोबिलाइजेशन के लिए, बैकवर्ड की मोबिलाइजेशन के लिए, तब क्या हो सकता है, जो एस्क्राइब्ड ऑक्यूपेशन वो लोग करते थे वो एस्क्राइब ना होकर धीरे धीरे किसमें ट्रांसफॉर्म होगा, अचीव्ड ऑक्यूपेशन में ट्रांसफॉर्म होगा। अचीव्ड ऑक्यूपेशन, एक अचीव्ड ऑक्यूपेशन और एक स्टेटस पाने में उसे मदद मिल जाएगी, उन्हें मदद मिल जाएगी। तो कुछ इस तरीके से एजुकेशन के ज़रिए हमारा सोशल चेंजेस होता है। तो दोस्तों हमारे नेक्स्ट वीडियो पर हम देखेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में, एजुकेशन कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रॉस्पर करता है। तो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पर। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग।